अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन जो है वो 37 है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मेजर जो सेक्शन 11 है वो आपको बताता है कि कैपिटल गेन्स जो है आपका फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है। किसी भी इंसान का ये फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है और ये चार्जेबल टू टैक्स है। जितनी भी आएगी इनकम इस हेड से अंदर, वो इसी हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटल गेन की एक्सप्लेनेशन हमें क्या मिलती है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर की कैपिटल गेन, आपका कोई भी कैपिटल एसेट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे, तो उसको सेल आउट करके, उसको डिस्पोज ऑफ करके जो भी आपके पास पैसे आते हैं वो आपकी कैपिटल गेन होती हैं। और कंडीशन यही है कि वो एक टैक्स ईयर के अंदर आपको इनकम आनी चाहिए। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर आपका कोई घर है, आपने उसको सेल आउट किया है, तो कैपिटल गेन जो है ईयर 2017 से ऑनवर्ड जो है वो टैक्सेबल होंगे उसी सेम ईयर के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि टैक्स के रेट क्या है। टैक्स के रेट को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमें ये बताती है कि अगर वो जो है कैपिटल गेन किसी शोहदा के पास है, यानी कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, फेडरल, प्रोविंशियल या कोई भी ऐसे एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उनके पास अगर वो प्लॉट है और उन्होंने कोई सेल किया है, मूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट सेल किया है, तो उन लोगों को कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बताई हुई है, जिसके रेट्स हैं कि 1 जुलाई 2016 से ऑनवर्ड, कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको जो है अपने पास 3 साल तक रखते हैं तो आप 5% टैक्स पे करेंगे। उसको जब हम सेल करेंगे, सपोज अगर कोई 10 लाख का घर है अपने सेल किया है, लेट्स सपोज, तो यहाँ आपने कोई प्लॉट सेल किया है 10 लाख का, तो उसको आपको पास 3 साल हो गए थे, 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया हुआ था, तो आपका कैपिटल गेन जितना भी आएगा उसके ऊपर आप 5% टैक्स पे करेंगे। और अगर आपने के पास वो 3 साल से ज़्यादा पुराना है, 5, 6, 7, 10 साल पुराना है, तो फिर आप उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली ही 1 जुलाई 2016 के बाद है, तो फिर क्या होगा कि अगर आपने उसको 1 साल तक अपने पास रखा है तो आप 10% टैक्स पे करेंगे। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 2 साल तक अपने पास रखा है तो आप 7.5% के लिहाज से टैक्स पे करेंगे। और अगर जितना और 3 साल के लिए रखा है तो 5% जो है वो टैक्स पे करेंगे। इस सारे से इतनी ही समझ आती है कि जितना अरसा आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड रखेंगे, आपका कैपिटल गेन टैक्स उतना ही मिनिमाइज होता जाएगा। हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो व्हेन द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 इयर्स, तो आपका कैपिटल गेन जो है वो 0% है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग पर्सनल है, यानी कि करंट हाजिर आर्मी का ऑफिसर है, तो अगर वो लोग जो हैं कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, फर्स्ट सेल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की, तो उनको 50% जो है वो उनकी जितनी भी कैपिटल गेन आएगी उसके लिहाज से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो वेरी नहीं करते हैं। इसके बाद बारी आती है कि डिस्पोजल उस कैपिटल एसेट की जिसको आपने 12 माह के अंदर अंदर ही, यानी कि एक टैक्स पीरियड के अंदर अंदर ही खरीदा और उसको फिर सेल कर दिया, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए है कि आपने जब 12 माह के अंदर अपना एसेट खरीदा है, उसके खरीदने की जो कॉस्ट होगी और फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने की जो कॉस्ट होगी, तो आपका कैपिटल गेन निकल आएगा। जैसे इस फॉर्मूले के अंदर ए उन्होंने दिया हुआ है कि कंसिडरेशन रिसीव बाय द पर्सन ऑन द डिस्पोजेबल ऑफ एसेट। लेट्स सपोज आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई आपने प्लॉट खरीदा साल के शुरू में और अभी कुछ ही माह हुए थे और आपने उसको सेल आउट कर दिया। उसको सेल आउट करके जितनी भी आपके पास अमाउंट आई है वो आपकी कंसिडरेशन होगी, यानी कि ए होगी। फिर जितनी में आपने खरीदा था, कॉस्ट क्या थी उस एसेट की, और इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन होगा, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू सी। और अगर हम देखें तो c इज इक्वल टू a माइनस बी ही बनता है, यानी कि कैपिटल गेन आपका इक्वल होता है एसेट की अमाउंट जितनी आई है और माइनस करेंगे आप उसकी कॉस्ट, बेस कॉस्ट जितनी भी थी। इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कोई भी कैपिटल एसेट जो है वो कब किसी भी इंसान की मलकियत बन जाता है। कोई भी कैपिटल एसेट उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा, या तो वो उसको एज अ गिफ्ट मिला हो, या बीक्वेस्ट हो, विल हो, या वसीयत उसको कोई मिली हो फैमिली की तरफ से, सक्सेशन या वो जानशीन हो किसी भी विरासत का, इनहेरिटेंस और डिवैल्यूएशन,
कि वो जो है जानशीनी में आई हो, जानशीन था, ख़ानदानी प्रॉपर्टी तकसीम हुई और वो फिर कैपिटल एसेट का ऑनर बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डिसोल्यूशन हुई है, कोई फर्म थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस थे, आपस में मिलकर काम कर रहे थे तो वो डिसॉल्व हो गए उसके बाद, या फिर आपकी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होगी। इस कैपिटल एसेट की वैल्यू कैसे होगी कि जो भी उस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही होगी, जिस डेट को वो ट्रांसफ़र होगा आपके नाम वो एसेट, तो उसके हिसाब से जितनी भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी वही आपकी डिसाइड होगी कि वो उस कैपिटल एसेट की वैल्यू है। इसके अलावा जो है वो 38(4) बताता है कि कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको किसी और कैटेगरी के अंदर अलाउ किए हुए हैं। आप उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कैपिटल गेन के अंदर से हमें डिडक्ट करवा दें, या कोई भी ऐसे एसेट जो आपने कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज़ किए हैं और आप कहें कि एक्सपेंडिचर मेरे डिडक्ट कर दें, मैं इस कॉस्ट में से कम कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। इसके बाद बारी आती है कि अगर डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट आफ्टर 12 मंथ्स, पहले हमने कैटेगरी में देखा कि अगर आपने 1 साल के अंदर ही अपना एसेट जो है वो सेल आउट किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। अब सेकंड केस आ गया है कि अगर आपने 1 साल के बाद अपना एसेट सेल आउट किया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जब हम आफ्टर 12 मंथ्स सेल करेंगे तो उसके लिए फिर हम कैपिटल गेन की जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको 3/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। और अगर आपने अपना एसेट जो है या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप अपने 2 साल के बाद सेल आउट कर रहे हैं तो फिर आप नो टैक्स, कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। हमने बात कर ली कैपिटल एसेट की, कैपिटल गेन की, कि जितने हम अर्न करते हैं। हम देखें तो कैपिटल लॉसेस भी तो हो सकते हैं कि कोई मेजर सफ़र लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए 38 है। उसमें देखते हैं कि डिडक्शन ऑफ कैपिटल लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं जो कि अलाउ करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ से कि आप उन लॉसेस को डिडक्ट करवा सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं उनके ऊपर। नंबर 1 पॉइंट में वो बताते हैं कि अगर कोई भी आपका लॉस हुआ है तो आप उसको अपने कैपिटल गेन में से ही डिडक्ट करवाएंगे। और सेकंड में वो कहते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा एसेट है जो कि कैपिटल एसेट है जिस पे कैपिटल गेन ही नहीं आया और वो चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, तो फिर आप देखें ये बात उस सेंस में की जा रही है कि अगर एक इंसान जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो कैपिटल एसेट ओन कर रहा है, किसी से उसको प्रॉफिट हो गया, गेन आ गई, किसी से उसको लॉस हो गया, तो अगर एक का लॉस है तो वो दूसरे में से डिडक्ट करवा लेगा, उस पर रिबेट ले लेगा। लेकिन अगर उसका कैपिटल एसेट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है तो वो फिर वो लॉस भी दूसरे का उसमें से डिडक्ट नहीं करवा सकता है। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जितना भी आपका लॉस होगा आपने इस फॉर्मूले के तहत करना है, कि हमने ये फॉर्मूला पहले केस में किया था कि जब हम 12 माह के अंदर अपना एसेट सेल आउट कर देते हैं कि हम अपनी कॉस्ट में से अपनी कंसिडरेशन जितनी भी होगी हमने रिसीव की होगी हम वो जो है माइनस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट 4 हमें बताता है कि जो आपकी एसेट की कॉस्ट है उसके अंदर ये नीचे दिए गए एक्सपेंसेस नहीं शामिल होने चाहिए। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं कि पहली बात ये कि यहाँ तो आपको कोई भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी और हेड के अंदर, किसी और प्रोविजन के अंदर आपको अलाउ कर रहा है और आप उसको यहाँ पे भी क्लेम कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया है जो कि आपके इस एसेट के सेल आउट करने से कनेक्टेड है, ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिवली या पूरी तरह से आपने अपने एसेट को सेल आउट करने के लिए किया है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए किया है, तो आप उसको भी क्लेम नहीं कर सकते कि आप उसको डिडक्ट कर दें। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो डिफाइन करता है 2001 जो है वो कहता है कि नीचे उसने जितने भी लिस्ट दी हुई है कि अगर इनके ऊपर कैपिटल लॉस होता है तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर हो सकता है, मुजस्समा हो सकता है, ड्राइंग और आर्ट वर्क हो सकता है किसी की भी किस्म का। अगर किसी की पेंटिंग चोरी हो जाती है या उसकी पेंटिंग बहुत सस्ती बिक जाती है तो आप उसका क्लेम लेके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पास नहीं जा सकते कि भाई मेरी पेंटिंग लॉस में बिकी है तो आप मुझे इस पर रिबेट दे दें, मुझे इसका लॉस जो है वो अपने दूसरे कैपिटल्स के इसमें से माइनस करने दें। किसी भी किस्म की कोई ज्वेलरी हो सकती है कि ज्वेलरी अगर आपकी कोई कैपिटल लॉस में जा रही है, आपका रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, मुसव्वदा हो सकता है, फोलियो बुक्स हो सकती हैं, पोस्टेज स्टैम्प हो सकती है और फर्स्ट डे कवर हो सकता है बुक का, या कॉइन हो सकता है, मेडलन हो सकते हैं, कोई भी ऐसी कॉइन की आपकी कलेक्शन हो सकती है और कोई भी एंटीक पीस हो सकता है। अगर इनमें से किसी पे भी जो है वो आप कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है बेसिकली आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने क्लियर कट जो है बता दिया वे कि ये चीज़ें जो है कंसिडर नहीं की जाएंगी। इसके बाद बात आती है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ सिक्योरिटीज़ और इसको 37B हैंडल करता है। इससे पहले हमने जितना भी डिस्पोजल पढ़ा है वो
इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने कैपिटल लॉसेस पढ़े हैं और अब आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ कि अगर कोई इंसान जो है वो या पर्सनली आप ही ऑन कर रहे हैं किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ और आप उसको सेल करके एक अमाउंट लेते हैं तो फिर वो अमाउंट क्या चार्जेबल टू टैक्स होगी। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर किसी इंसान के पास शेयर हैं पब्लिक कंपनी के, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के हैं, कॉरपोरेशन के हैं, डेट सिक्योरिटीज़ हैं, मुदावत सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, कुछ भी ऐसा है रिडीमेबल कैपिटल जो कि हो सकता है, तो वो आफ्टर ईयर 2010 जो है वो टैक्सेबल होंगे, उनको टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि जो रेट हमने पहले पढ़े थे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए थे और इनके लिए अलग से रेट डिफाइन किए गए हैं। बात करें अगर हम होल्डिंग पीरियड की, तो होल्डिंग पीरियड वही है कि जब आपने सिक्योरिटीज़ परचेज की, एक्वायर की, उस डेट से लेके उसके डिस्पोजल तक की डेट को होल्डिंग पीरियड कहते हैं, वो जितना भी हो सकता है। अब नीचे मेरे पास इस वक्त जो रेट्स हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें अगर हम बात करते हैं कि व्हेन द सिक्योरिटीज वर एक्वायर्ड बिफोर 713 तो आपके पास 0% आपका टैक्स बनता है। सेकंड कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर आपकी सिक्योरिटीज 2013 से 16 के दरमियान परचेज की गई हैं और अगर आपने उनको 12 माह से कम अरसे के लिए रखा है तो दो कंडीशन है फाइलर और नॉन फाइलर की। फाइलर वो लोग हैं जो कि रेगुलरली इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हैं हर साल और उनके पास NTN नंबर भी होता है, जबकि नॉन फाइलर आपके मेरे जैसे लोग होते हैं जो कि जिनका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कि टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाते, कि उनकी इनकम इतनी नहीं होती है और उनका किसी भी तरह से कंसर्न नहीं होता है। तो अगर वो लोग इस तरह से सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं और उनको कैपिटल गेन आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो फिर 18% के लिहाज से जो है वो टैक्स पे करेंगे। अगर आप जो हैं 12 माह या उससे ज़्यादा रखते हैं तो 12.5 हो जाएगा फाइलर के लिए और इसके लिए 16%, और अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसके लिए 7.5% और फिर 11%। और अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज ही 2016 के बाद ली हैं तो फिर जो फाइलर है वो 15% टैक्स पे करेगा और जो नॉन फाइलर है वो 20% टैक्स पे करेंगे। इसके बाद एक और चौथी कंडीशन आती है कि फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 एक्सचेंजेस इस वक्त काम कर रही हैं, एक है स्टॉक मार्केट और दूसरी है डेरिवेटिव मार्केट जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी कहते हैं। तो वहाँ पे फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी पेमेंट्स हैं वो फ्यूचर में की जाती है। तो अगर आपने इस तरह की कोई किसी भी फर्म के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किए हुए, उसके शेयर्स परचेज किए और फिर सेल आउट कर दिए तो आपको उसके ऊपर फिक्स जो है वो 5% कैपिटल गेन की मद में टैक्स पे करना पड़ेगा और ये फिक्स रेट होते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है सिक्योरिटीज़ के डिस्पोजल की कि अगर वो सिक्योरिटीज़ अगर आप कोई परचेज करते हैं और उस पर कैपिटल गेन आती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई है, कोई कंपनी है, अगर लेट्स सपोज या कोई इंडिविजुअल जो है वो इनके शेयर्स वगैरह परचेज करता है तो फिर फाइलर और नॉन फाइलर के क्या रेट होंगे। तो जो फाइलर का रेट होगा वो 10% है और जो कि नॉन फाइलर का है वो 17.5% होगा। और अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो विद होल्डिंग उनका रेट होगा वो 10% होगा, स्टॉक फंड के लिए 25% है और वही इसी तरह से फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए फ़र्क है कि वो 25% के हिसाब से देंगे। और अगर आपका डिविडेंड जो है आपने रिसीव किया है वो आपकी कैपिटल गेन्स से लेस है, यानी कि आप लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आपका विद होल्डिंग टैक्स रेट जो है वो 12.5% होगा। और जो एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आपका लॉस आता है डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर किसी भी टैक्स ईयर में, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप उस लॉस को कैरी कर लें और टैक्स ईयर्स के अंदर, अगले टैक्स ईयर के अंदर जो है वो डिडक्ट करवा लें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स की वो कौन सी होती हैं। तो इसके लिए स्केड्यूल जो है सेकेंड क्लॉज 114 बताता है कि अगर कोई इंसान, अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी जगह जिसको कि फेडरल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया हुआ है कि वहाँ पे भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए उसको अकॉर्डिंग टू द जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1980 के अंडर, तो वहाँ पे अगर कोई अपना सेटअप लगाता है देन उसको सेल आउट कर देता है तो फिर उसको कोई भी कैपिटल गेन की मद के अंदर जो है वो पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, कोई भी वो टैक्स पे नहीं करेगा, ही विल बी फुली एग्जेम्प्ट।
इसके बाद कुछ रेट्स दिए गए हैं कैपिटल गेन के, जो कि सिक्योरिटीज़ और रिमूवेबल प्रॉपर्टी से हटके हैं, कि अगर आपके रेट्स जो कि एप्लीकेबल होते हैं कंपनी पे, इंडिविजुअल पे या एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे। पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई हुई है कि अगर आपने एसेट जो है परचेज किया है और एक ही टैक्स ईयर के दौरान सेल कर दिया, विद इन 12 मंथ्स आपने उसको एक्वायर करने के बाद सेल आउट कर दिया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे करेंगे कि आप उसको सिंपल अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरह ही डील करेंगे, और इसके जो आपको जितनी भी अमाउंट होगी वो डिस्पोजल के दौरान वो उसका कैपिटल गेन होगी, और वो नॉर्मली ही इनकम टैक्स की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगेगा रेट के हिसाब से, फिक्स रेट्स के हिसाब से, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, एओपी हो, इंडिविजुअल हो या कोई भी कंपनी हो। अगर वो विद इन 12 मंथ्स जो है कोई भी एसेट को परचेज करके एक्वायर करके उसको सेल आउट कर देते हैं, तो आने वाली इनकम टैक्स की तरह ही नॉर्मल इनकम ट्रीट की जाएगी। सेकेंड केस जो हमारे पास आता है कि अगर आपने कैपिटल गेन आपका आया है, आपने एक एसेट परचेज किया एक टैक्स ईयर के अंदर और उसे आफ्टर 12 मंथ्स यानी कि नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर आपने सेल आउट कर दिया है, तो उसके आने वाली जो कैपिटल गेन होगा आपका, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे इन केस ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उनके पर्सपेक्टिव में हम इसको कैसे देखेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि फिर इस तरह की टैक्सेबल इनकम होगी, जितना भी आपका कैपिटल गेन आएगा उस सब के ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 75% जो होगा ना उसका कैपिटल गेन वो टैक्सेबल होगा। यानी कि लेट सपोज अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन आपके पास आया है, कोई 1 मिलियन का आया है, तो आप उसमें से जो है वो 0.75 मिलियन पे जो है वो टैक्सेबल होगा, जबकि 0.25 जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा, वो नॉन टैक्सेबल होगा आपका। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि मिस्टर खालिद एक बिजनेसमैन है, जिनके पर्टिकुलर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि 30 जून 2018 तक हैं, कि सबसे पहले उनके पास कितने हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं 10,000 के। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के तहत जो है वो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग ही आपके 10,000 से होती हैं, जो कि जिस पे इंटरेस्ट कह लें, प्रॉफिट कह लें, टाइम बाय टाइम जो है वो ऐड होता रहता है, और 5 ईयर्स और समटाइम 10 ईयर्स के बाद जो है ये इसकी अमाउंट डबल हो जाती है। तो ये जो हमारे कौमी बचत मराकज़ हैं ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और इसका नॉर्मली ये लोग लो अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है और लोग इसको परचेज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है सेकंड पॉइंट इज गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। इसके बाद उनके पास शेयर्स हैं 60,000 रुपीज़ के, जो कि उन्होंने 12 माह से भी कम अर्से अपने पास रखे थे, और इसके अलावा उनकी इनकम आती है बिजनेस से 5,72,000 रुपये एनुअली। अब उन्होंने हमें कहा है कि आप इनका जो है ये एक एक्टिव टैक्स पेयर है एटीएल लिस्ट में, यानी कि इनका नाम होगा तो इनकी टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट करनी है। हमने अपना परफॉर्मा बिल्कुल उसी तरह से बना लिया है कि सबसे पहले मिस्टर खालिद हैं, फिर हमारा जो टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर एंडेड कब हो रहा है, फिर उनका स्टेटस क्या है कि वो इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है यानी कि बिजनेस करते हैं, वो रेजिडेंशियल उनका स्टेटस कि वो रेजिडेंट है पाकिस्तान के, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो उनका मेजर सोर्स है 5,72,000। उसके बाद हमारे पास दो उन्होंने एक्सपेंसेस के बारे में बताया था कि एक है कैपिटल गेन और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। कैपिटल गेन के अंदर हमारे पास शेयर्स आते हैं 60,000 के, जो कि उन्होंने 12 मंथ से भी कम अरसा अपने पास रखे। उसके बाद आ जाते हैं जी इनकैशमेंट ऑफ डीएससीज, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। डीएससीज जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का एब्रीवेशन है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है, जो उनके पास 10,000 रुपीज़ के हैं। अब हमने क्या करना है, हमने टैक्स पेबल निकालना है ऑन 5,72,000 के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने अपनी जो है वो नॉन सैलरीड पर्सन यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हमने स्लॉट्स पढ़ी हैं, तो 5 लाख के मुताबिक जो है उनकी 7,000 रुपीज़ उनका टैक्स डिडक्ट होता है। इसके बाद हम जो हमारी 72,000 की अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करेंगे। जो 72,000 रुपीज़ है उसके ऊपर 10% के हिसाब से 7,200 रुपीज़ बनते हैं, तो 14,200 रुपीज़ हमारा टोटल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। देखिए हमने कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा है कि कैपिटल गेन के ऊपर जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है, उस पर आपको 15% टैक्स की आप पे करते हैं। तो जो हमारे पास उनके पास 60,000 रुपीज़ के शेयर हैं उस पर वो 15% के हिसाब से टैक्स देंगे, क्योंकि वो फाइलर है। हमने अभी पढ़ा था कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट डिफरेंट हैं, तो हम इसमें फाइलर के रेट के हिसाब से 15% कैलकुलेट करेंगे, तो वो 9,000 बन जाएगा, और टोटल इनकी टैक्स की लायबिलिटी जो है वो 23,200 रुपीज़ बन जाएगी। जबकि मिस्टर खालिद के जो हैं
DSCs जो हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं, वो बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगाए। तो इस तरह से हमने मिस्टर खालिद जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं, जो कि फाइलर भी हैं, उनका हमने टैक्स यूं कैलकुलेट किया है।